हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दिए गए संख्याओं का HCF निकालना है। 3 से 4052 में गुना करने पर 12156 मिलता है, जिसे घटाने पर 420 मिलता है। अब की बार हम 4052 को 420 से भाग देंगे तो हम 420 को 9 बार गुना करेंगे और 3780 मिलेगा और इसे घटाने पर 272 मिलता है। अब की बार हम 420 में 272 से भाग देंगे तो हम 272 को एक बार गुना करेंगे, यानी हमें 272 ही मिलेगा और 420 में से 272 को घटाने पर 148 मिलेगा। अब 272 को 148 से भाग देंगे, फिर से हम 148 से 272 में एक बार में भाग देंगे और 148 मिलेगा, जिसे 272 में से घटाएंगे तो 124 शेषफल बच जाएगा। फिर से अब 148 को 124 से एक बार में भाग देंगे और रिमाइंडर 24 मिलेगा। अब हम 124 को 24 से भाग देंगे तो 124 5 बार में कटेगा और रिमाइंडर 4 बच जाएगा। अब 24 को 4 से भाग देंगे जो 6 बार में कटेगा और शेषफल 0 बच जाएगा। तो इसलिए अब हमें HCF 4 मिल जाएगा क्योंकि अब रिमाइंडर 0 हो गया है। अगला क्वेश्चन, इस सवाल में पता करना है कि दिए गए संख्याओं का जोड़ा सह अभाज्य यानी को प्राइम है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि को प्राइम नंबर्स कहते कि नहीं हैं। तो एग्जाम्पल के लिए 5 और 7 में कॉमन क्या है? आंसर है 1। ठीक वैसे ही 9 और 11 में कॉमन क्या है? तो आंसर है 1। हमें कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। वैसे ही 23 और 27 में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसका भी कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सबके सब जोड़े को प्राइम्स हैं। बस इसी चीज का जांच हमें इस क्वेश्चन में करना है। मतलब अगर हमें कॉमन कुछ भी नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके दिए गए जोड़ों का HCF निकालते हैं और हमें HCF 1 मिल जाता है, तो जो दिए गए जोड़े हैं वे सह अभाज्य हो जाएंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो हम 412 को 255 से भाग देंगे जो एक बार में कटेगा और शेषफल 157 बच जाएगा। फिर से 255 को 157 से भाग देंगे जो एक बार में कटेगा और 98 रिमाइंडर बचेगा। फिर से 157 को 98 से भाग देंगे और रिमाइंडर 59 बचेगा। और इस प्रोसेस को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। और यहाँ हमें रिमाइंडर 0 मिल भी गया है और लास्ट डिवाइजर 1 है, यानी HCF भी 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 255 और 412 सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब की बार 1025 को 511 से भाग देंगे जो 2 बार में कटेगा और रिमाइंडर 3 बचेगा। तो हम 511 को 3 से भाग देंगे, तो इसमें हम पहले 3 से 5 में भाग देंगे, क्योंकि अगर भाजक एक अंक का हो तो हम एक अंक में ही पहले भाग देते हैं, और अगर उस एक अंक को 3 से भाग न दिया जा सके तब हम एक दूसरा अंक भी ले लेते हैं। तो इसमें 5 जो है वह 3 से एक बार में कट ही जाएगा और शेषफल 2 बचेगा, यानी हम एक ही नंबर को काट लेंगे, यानी अब हमें शेषफल 2 मिल रहा है। अब ऊपर से 1 को ले लेंगे और हमें 21 मिलेगा। तो 3 से 21 7 बार में कट जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो फिर से अभी 1 बचा हुआ है भाग देने के लिए, हम इसे भी ले लेंगे। तो अब 3 से 1 को भाग देना है जिसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। तो इसलिए अब हम 1 से 3 में भाग देंगे जो 3 बार में कटेगा और शेषफल 0 मिल जाएगा, यानी अब की बार भी HCF 1 ही मिला है। लेकिन कर दी ना गलती। क्या आपको यह नहीं लगा कि हम यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं? हम भागफल यानी 17 से भाजक यानी 3 में गुना करेंगे तो 51 मिलेगा। यहाँ हमें शेषफल 1 मिला है, इसे 51 में जोड़ेंगे तो 52 मिलेगा। और यहाँ आप पाते हैं कि जिस संख्या को भाग देना है वह 511 है और हमें यहाँ 52 मिल रहा है, यानी आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही दिया है। तो गलती हुई कहाँ? यहाँ हमने 1 को ऊपर से लेकर नीचे लिखा और इसे ही शेषफल मान लिया था, जबकि भाग का नियम ऐसे काम नहीं करता है। हम ऊपर से कोई भी संख्या ले लें उसे हमेशा दिए गए भाजक यानी 3 से भाग देना ही होता है, लेकिन 3 से 1 तो कटेगा ही नहीं। तो भाग देंगे कैसे? तो यहाँ 3 से 1 कटेगा 0 बार में, यानी 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0 ही मिलेगा, यानी हमें 0 को 1 में से घटाना होगा और 1 में से 0 को घटाने पर 1 ही मिलता है। अब देखिए 170 को 3 से गुना करेंगे तो 510 मिलेगा और इसमें एक जो शेषफल बचा हुआ है उसे जोड़ेंगे तो 511 मिल जाएगा। तो ऐसी छोटी सी गलती के कारण भी पूरा का पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो सकता है, चाहे वह क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का पूछा गया हो या 5 नंबर का। आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे एक छोटी सी मिस्टेक से। तो आप मैथ पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, आपको इसमें एक भी गलती की गुंजाइश नहीं मिलेगी।
वन मिस्टेक गेम ओवर। तो सवाल बनाते समय आपका दिमाग क्वेश्चन के बारीकियों पर ही होना चाहिए, जरा सा ध्यान भटकेगा और पूरा का पूरा आंसर बर्बाद हो जाएगा। चलिए फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। यानी अब जाके हम 1 से 3 में भाग देंगे और शेषफल 0 मिलेगा। यानी 511 और 1025 का भी HCF एक ही मिला है, यानी ये जोड़े भी सह अभाज्य ही हैं। तो हमने इस सवाल को भी बना लिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने अभी तक 2 संख्याओं का HCF निकाला था, लेकिन हमें यहाँ 3 नंबर दिए गए हैं, तो इसे कैसे बनाया जाए। तो इसे भी वैसे ही बनाएंगे जैसे पिछले सवालों को बनाया था, लेकिन पहले किस संख्या से किस में भाग दिया जाए। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी संख्या से किसी में भी भाग दे सकते हैं, आंसर सेम ही मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे। हम 315 से 420 में भाग देंगे, क्योंकि 315 छोटा है और 420 बड़ा है, जो एक बार में कटेगा और रिमाइंडर 105 मिलेगा। अब 105 से 315 में भाग देंगे, यह 3 बार में कटेगा और रिमाइंडर 0 मिलेगा, यानी हमें इन दोनों का HCF मिल गया, जो कि 105 है। अब हम अगला नंबर ले लेंगे और इसे HCF से भाग देंगे, यानी 105 और 630 का जो HCF होगा वही दिए गए तीनों नंबर्स का HCF होगा। तो 105 से 630 6 बार में कटेगा और रिमाइंडर 0 मिलेगा, यानी HCF 105 ही हो जाएगा। यानी दिए गए तीनों संख्याओं का HCF 105 होगा। लेकिन क्या हो अगर हम 420 और 630 का HCF पहले निकालें, तो 420 से 630 एक बार में कटेगा और शेषफल 210 मिलेगा। अब 210 से 420 में भाग देंगे, जो 2 बार में कटेगा और शेषफल 0 मिलेगा, यानी 420 और 630 का HCF 210 हो जाएगा। अब हम इस HCF 210 से 315 में भाग देंगे, तो यह एक बार में कटेगा और शेषफल 105 मिलेगा। अब 105 से 210 में भाग देंगे, तो यह 2 बार में कटेगा और शेषफल 0 मिल जाएगा, यानी इनका HCF 105 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि नहीं भी 2 संख्याओं का HCF पहले निकाल सकते हैं, फिर तीसरी संख्या का HCF निकाल लेंगे और हमें आंसर सेम ही मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप कोई भी संख्या लेकर HCF निकालना शुरू कर सकते हैं। तो हमने इस सवाल को भी बना दिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में 525 और 3000 दोनों ही संख्याएं 3 से 5 से 15 से 25 से और 75 से पूरी तरह से कट रही है। तो पूछा गया है कि इन दोनों का HCF क्या होगा। तो 525 और 3000 इन संख्याओं से कट रही है, यानी ये सबके सब कॉमन फैक्टर्स हैं, इन्हें कॉमन डिवाइजर्स भी कह सकते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। तो इनमें 75 सबसे बड़ा है, यानी यही HCF हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। इनमें 2 क्वेश्चन है, तो हम पहले क्वेश्चन को पहले बनाएंगे, फिर अगले को। इसमें पूछा गया है कि दिया गया नंबर भाज्य है, लेकिन कैसे। बस हमें इसी चीज का जवाब देना है। तो इसमें 11 गुना 13 गुना 17 एक टर्म है और 17 एक दूसरा टर्म है, यानी इन दोनों पदों में से 17 को कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से 17 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के भीतर 11 गुना 13 बचेगा, और यहाँ से 17 को कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, जिसे हम ब्रैकेट के भीतर लिख लेंगे। अब 11 गुना 13 143 होता है, जिसमें 1 जोड़ने पर 144 मिलेगा, यानी हमें 17 गुना 144 मिल गया। यानी हमने इस नंबर को, जिसमें 17 प्लस के रूप में था, इस पूरे नंबर को हमने यहाँ गुना के रूप में बदल दिया है, यानी अब यह एक सिंगल टर्म है जिसे हमने फैक्टर के रूप में लिखा है। आप यह देख सकते हैं कि हमने 144 को भी गुणनखंडित किया है, यानी हम इस पूरे नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए दी गई संख्या भाज्य यानी कंपोजिट है। आप जब 17 को 144 से गुना करेंगे तो आपको 2448 मिलेगा, जिसे हमने यहाँ अभाज्य संख्याओं के फैक्टर के रूप में लिख लिया है, यानी हमने यह प्रूव कर दिया कि दी गई संख्या भाज्य है। यानी हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि दी गई संख्या भाज्य है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरा का पूरा एक सिंगल टर्म है और 5 एक दूसरा टर्म है, यानी हम इसमें से 5 को कॉमन ले सकते हैं और बाकी के बचे हुए संख्याओं को ब्रैकेट के भीतर लिख लेंगे। इसमें हम 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि 1 गुना में है और किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर वही संख्या मिलता है। फिर से हम यहाँ से 5 को कॉमन ले लेंगे, यानी यहाँ 1 बच जाएगा, जिसे हम ब्रैकेट के भीतर लिख लेंगे। इस पूरे संख्या को गुना करेंगे तो 1008 मिलेगा और इसमें 1 को जोड़ेंगे तो 1009 मिलेगा, यानी हमने इस संख्या को भी 2 फैक्टर्स के रूप में लिख लिया है, यानी यह भी एक कंपोजिट नंबर ही है। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, यहाँ 17 और 5 दिया गया है, क्योंकि यहाँ भी 17 और 5 शामिल है। कहने का मतलब यह है कि इसमें 17 शामिल है, तो हमने 17 को जोड़ा है और हमारा पूरा का पूरा नंबर भाज्य हो जा रहा है। ठीक वैसे ही इसमें 5 दिया गया है और ठीक यही 5 जोड़ा भी गया है, तभी जाकर पूरी की पूरी संख्या भाज्य बनी है। लेकिन क्या हो अगर हम एक ऐसी संख्या को ले लें जो इन संख्याओं में गुणनफल के रूप में दिया ही न हो, जैसे हमने 5 के जगह पर 11 को शामिल कर लिया है, तो क्या यह एक भाज्य होगा या नहीं। चलिए देखते हैं।
7 और 6 का गुना 42 होता है। 42 में 5 से गुना करेंगे तो 210 मिलेगा। अब 210 में 4 से गुना करेंगे तो 840 मिलेगा। इसमें 3 से गुना करने पर 2520 मिलेगा और इसमें 2 से गुना करने पर 5040 मिलेगा। फिर से 5040 में 1 से गुना करने पर वही मिलेगा। तो अब हम 5040 में 11 को जोड़ेंगे तो 5051 मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि 5051 भाज्य है या अभाज्य। तो हम वही पुराना वाला तरीका अपनाएंगे इस चीज को चेक करने के लिए, यानी हम स्क्वायर रूट लेकर पता करेंगे कि 5051 भाज्य है या अभाज्य। तो 5051 का वर्गमूल 71.07 होगा, यानी हम इसके नीचे के सभी अभाज्य संख्याओं को लेकर चेक करेंगे कि 5051 किसी संख्या से पूरी तरह से कट रही है या नहीं। तो यहाँ हमने सभी पॉसिबल नंबर्स का लिस्ट ले लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी संख्या 5051 को पूरी तरह से भाग नहीं दे पा रही है, यानी 5051 एक अभाज्य संख्या है। तो हमें रिजल्ट यह मिला कि जरूरी नहीं कि दी गई संख्या भाज्य होगी या अभाज्य, यानी अगर हम इन दिए गए संख्याओं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या को यहाँ जोड़ेंगे तो हमें परिणाम भाज्य भी मिल सकती है और अभाज्य भी मिल सकती है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि हमें दो कोई भी संख्या दे दी गई है, तो क्या उनका HCF 18 और LCM 380 हो सकता है, और हमें अपना आंसर कारण सहित बताना है। तो इसे समझने के लिए हम पिछले एग्जाम्पल्स को वापस ले लेंगे। इसे हमने पहले ही बना लिया था। चलिए इसे हम थोड़ा और आगे तक बढ़ाते हैं। हमें पता है कि HCF और LCM को गुना करने पर रिजल्ट उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस नियम से हम इनका LCM निकालेंगे। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में LCM नहीं निकालना था, तो HCF 75 मिला था। एक संख्या 525 थी और दूसरी संख्या 3000, और LCM का कुछ पता नहीं। तो 75 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो यह भाग के रूप में बदल जाएगा। 75 से 525 7 बार में कटेगा और 7 से 3000 में गुना करने पर 21000 मिलेगा, यानी LCM 21000 हो जाएगा। चलिए अब चेक करते हैं कि क्या HCF जो 75 मिला है उससे LCM यानी 21000 कट रहा है या नहीं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले इसे देख लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि HCF से LCM पूरी तरह से कट रहा है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, यानी हमें यहाँ से एक रिलेशन का पता चल गया। और वो क्या है, तो अगर हमने दो संख्याओं का HCF और LCM निकाल लिया हो तो HCF जो होता है वह LCM को पूरी तरह से भाग देता है। इनफैक्ट सिर्फ HCF ही नहीं बल्कि जितने भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन सभी संख्याओं से LCM पूरी तरह से कटता है, यानी 3, 5, 15, 25 और 75 इन सभी संख्याओं से LCM यानी 21000 पूरी तरह से कटेगा और इसे बार बार चेक करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3, 5, 15 और 25 इन चारों से 75 कट रहा है और 75 से LCM पूरी तरह से कट रहा है, यानी इन चारों से भी 21000 पूरी तरह से कटेगा ही कटेगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि दो संख्याओं का HCF उन संख्याओं के LCM का एक भाजक होता है, यानी हम देखेंगे कि 18 से 380 पूरी तरह से कट रही है या नहीं। तो 18 से 38 दो बार में कटेगा और रिमाइंडर 2 बचेगा। फिर से हम 0 को ले लेंगे और 20 मिलेगा, जो कि 18 से एक बार में कटेगा और रिमाइंडर 2 मिलेगा। तो यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, यानी 18 से 380 पूरी तरह से नहीं कट रहा है, यानी हम यहाँ लिखेंगे कि HCF जो है वह LCM को पूरी तरह से भाग नहीं दे पा रहा है। यानी दुनिया में हम किसी भी संख्या को ले लें उसका HCF 18 और LCM 380 नहीं हो सकता। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 65 और 117 का HCF 65m-117 के रूप में दिया गया है, तो m का मान ज्ञात करना है। तो यह एक आसान सवाल है। हमें HCF 65m-117 दिया है। चलिए 65 और 117 का HCF निकालते हैं। 65 को 5 गुना 13 और 117 को 9 गुना 13 लिख सकते हैं। दोनों में 13 कॉमन है, यानी HCF 13 हो जाएगा, यानी 65m-117 के बराबर 13 हो जाएगा। तो 117 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस साइन प्लस साइन में बदल जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 130 मिलेगा। अब 65 गुना में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो यह भाग के रूप में बदल जाएगा और 130 को 65 से भाग देंगे तो 2 मिलेगा, यानी m की वैल्यू 2 मिल गई, यानी हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या हो सकती है जो 70 को भाग दे तो रिमाइंडर 5 बचे और 125 को भाग दे तो रिमाइंडर 8 बचे। तो अगर आपको पता न हो कि इसे कैसे सोल्व करना है तो हमारे पास एक ही तरीका बचता है, यानी हम हर एक ऑप्शन को एक एक करके चेक करेंगे। तो इसमें ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 70 और 125 इन संख्याओं से तो बिल्कुल ही नहीं कटेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों नंबर 70 और 125 से बड़े हैं, यानी ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 कैंसिल हो गया।
तो 65 से 70 में भाग दिया जाए तो यह एक बार में कटेगा और रिमाइंडर 5 बचेगा। यानी हमने एक कंडीशन चेक कर लिया। अब की बार हम 65 से 125 में भाग देंगे तो यह एक बार में कटेगा और रिमाइंडर 60 मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर हमें 5 मिला है, लेकिन यहाँ हमें 60 मिला है, जबकि हमें 8 मिलना चाहिए। तो 65 भी वह संख्या नहीं होगी, यानी यह भी कैंसिल हो गई। अब लास्ट ऑप्शन बचता है, यानी यही सही होगा, लेकिन हम इसे पहले चेक करेंगे। तो 13 से 70 में भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा और शेषफल 5 मिलेगा। यानी 13 से 70 में भाग दिया तो रिमाइंडर 5 मिल गया, और 13 से 125 में भाग दिया तो रिमाइंडर 8 मिल गया। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे बनाने का एक और आसान तरीका भी है, जिसे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ढूंढ भी सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता चल रहा हो तो भी हम आगे चल के इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उस वक्त हम अच्छे से इसे समझ लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें दो संख्याएं ए और बी दी गई हैं, जहां ए बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर है और बी बराबर एक्स इंटू वाई क्यूब है। साथ ही यह भी कहा गया है कि x और y प्राइम यानी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी हमें a और b के अभाज्य गुणनखंड दे दिए गए हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि a और b का HCF क्या होगा। x को 3 बार गुना में लिख सकते हैं, y को 2 बार लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही x को x लिखेंगे और y क्यूब को 3 बार गुना में तोड़ सकते हैं। अब HCF क्या होगा। तो x दोनों में कॉमन है, y दोनों में कॉमन है, एक दूसरा y भी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से x, यहाँ से y और यहाँ से भी y मिल जाएगा, यानी हमें HCF x इंटू वाई स्क्वायर मिल गया। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, फर्क इतना है कि इसमें LCM निकालना है। तो हम a इंटू बी स्क्वायर को a इंटू बी लिखेंगे और a क्यूब इंटू बी को a इंटू बी लिखेंगे। तो हमें LCM का पता करना है। इसके लिए हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी संख्याएं हैं, और इस केस में हम इन्हें वेरिएबल्स कहेंगे। तो इसमें a और b दो ही वेरिएबल्स हैं, यानी यहाँ a 3 बार गुना में है, हम इसे ले लेंगे क्योंकि यही बड़ा है, और यहाँ b 2 बार गुना में है तो हम इसे भी ले लेंगे, क्योंकि हम चेक करते हैं कि b की सबसे बड़ी पावर कहाँ है, हम उसे ही ले लेते हैं। यानी हमें a क्यूब b स्क्वायर मिल जाएगा, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो इसमें पता करना है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जो 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं से कटेगी, और इसमें 1 और 10 को भी शामिल करना है, यानी वह 1 से भी कटनी चाहिए और 10 से भी कटनी चाहिए और बीच के सभी संख्याओं से भी कटनी चाहिए। चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ हमने 1 से 10 तक के सभी संख्याओं को ले लिया है और फिर हमने इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड किया है। तो हमसे पूछा गया है कि LCM क्या होगा। चलिए पता करते हैं। तो हम यहाँ इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को ले लेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हमें गुणनखंड के रूप में मिल रही हैं। तो 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि इससे किसी भी संख्या में गुना करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 को देखते हैं। यहाँ 2 1 बार है और यहाँ 2 2 बार है, यानी यहाँ यह 3 बार है, तो हम इसे ही ले लेंगे। फिर 3 को देखेंगे। यहाँ 3 1 बार है और यहाँ 2 बार है, यानी हम इसे ले लेंगे। फिर 5 को देखते हैं। तो यहाँ 5 1 बार ही है और यहाँ भी 5 1 बार ही है, यानी हम एक ही 5 को ले लेंगे। फिर अगला अभाज्य संख्या 7 है, यहाँ भी यह 1 ही बार है, हम इसे भी ले लेंगे। यानी अब कोई भी संख्या नहीं बच रही है जिसे लिया जाए। अब देखेंगे कि आंसर क्या मिलेगा। 2 3 बार है, यानी यह 8 होगा। 3 गुना 3 9 हो जाएगा, और 8 से 9 को गुना करेंगे तो 72 मिलेगा। फिर 72 को 5 से गुना करेंगे तो 360 मिलेगा, और 360 को 7 से गुना करने पर 2520 मिलेगा, यानी हमारा आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में।